नमस्कार साथियों, राजस्थान की कला संस्कृति और इतिहास का रैपिड रिवीजन हमारा लगातार जारी है, जिसमें आपको फटाफट या क्विक रिवीजन करवाया जा रहा है और इसके लिए लेक्चर 14 आप तक पहुंचाया जा रहा है। राजस्थान कला संस्कृति के पॉइंट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम हिस्ट्री पे बात कर रहे हैं, राजस्थान के इतिहास के पॉइंट्स ले रहे हैं और कंटिन्यू हैं हमारे पॉइंट्स, जिसमें बात कर लेते हैं बड़ली गांव का शिलालेख। राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है जो 443 ईस्वी का है। हमें याद रखना है बड़ली गांव का शिलालेख जो राजस्थान का क्या है, सबसे प्राचीन शिलालेख है। पूछा जाए राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख तो बड़ली गांव का शिलालेख होता है। इसके बाद मानमोरी शिलालेख है, जिसके बारे में भी एक महत्वपूर्ण तथ्य आता है कि कर्नल जेम्स टॉड जब शिलालेखों को ले जा रहे थे इंग्लैंड, तो ये मानमोरी शिलालेख बहुत ज्यादा भारी होने के कारण इनको समुद्र में फेंकना पड़ा। तो मानमोरी शिलालेख को इंग्लैंड ले जाते समय जेम्स टॉड ने भारी होने के कारण समुद्र में फेंक दिया था। यह बात हमें याद रखनी है। बिजौलिया शिलालेख में सांभर एवं अजमेर के चौहान वंश की सूची दी गई है, जिसमें शासकों को, चौहान शासकों को वत्स गोत्र के ब्राह्मण बताया गया है। इसमें चौहान वंश के जो शासक हैं इनको वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। ये पॉइंट हमें याद रखना है। कौन से शिलालेख में बताया है? बिजौलिया शिलालेख में बताया गया है। अगली बात करें तो रायसिंह प्रशस्ति जो बीकानेर किले के मुख्य द्वार के बाहर लगी हुई है। बीकानेर किले का मुख्य द्वार जिसे सूरज पोल कहते हैं, और इसके बाहर जो प्रशस्ति उत्कीर्ण है रायसिंह प्रशस्ति, बीकानेर में बीका से लेकर के और रायसिंह तक के शासकों का इतिहास यहाँ दर्ज है। राय प्रशस्ति जो है वो संस्कृत भाषा में है, यह पॉइंट हमें याद रखना है। राय प्रशस्ति संस्कृत भाषा में है और बीकानेर के राजाओं का इतिहास इसमें है। इसके बाद एक पॉइंट यहीं जुड़ा हुआ है, पॉइंट है जयपुर के सिक्के। सिक्कों से उठाया हुआ पॉइंट है। जयपुर के सिक्के पूरे भारतवर्ष में अपनी शुद्धता के लिए जाने जाते थे, यानी सबसे शुद्ध सिक्कों में नाम आता था, शुद्ध सिक्के बनाने में नाम आता था जिस रियासत का, वह रियासत है जयपुर रियासत। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जयपुर में प्रचलित तांबे के सिक्के झाड़शाही कहलाते थे, यह पॉइंट हमें याद रखना है। ढूंढान क्षेत्र में ये सिक्के चलते थे, झाड़शाही कहलाते थे। और यहीं पर जो बोली बोली जाती है ढूंढानी बोली, इस क्षेत्र की बोली को भी झाड़शाही बोली कहा जाता है। झाड़शाही बोली का प्रचलन पूछा जाए तो वह भी जयपुर रियासत के आसपास के क्षेत्रों में रहा है। और झाड़शाही सिक्के अगर पूछे जाते हैं तो झाड़शाही सिक्के भी जयपुर रियासत से संबंधित हैं। यह पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। अगली बात लिखी हुई है झाड़शाही एक बोली भी है, जो मैंने यहां भी लिख दिया है। तो झाड़शाही एक बोली भी है, उसका क्षेत्र भी जयपुर रियासत, और झाड़शाही सिक्कों का क्षेत्र भी जयपुर रियासत है। इसके अलावा भरतपुर के बयाना से एक पॉइंट है। बयाना तहसील है भरतपुर में, और यहां से गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार कहां प्राप्त हुआ राजस्थान में? तो ओल्ड पेपर से लिए हुए वन लाइनर क्वेश्चन आपके सामने हैं सब के सब। भरतपुर के बयाना में ये सिक्कों का भंडार हमें प्राप्त होता है। हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे कौन सी सभ्यता स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट एवं सिंपल सा पॉइंट है, कालीबंगा सभ्यता से लिया हुआ तथ्य है। हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता है। यह सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे डेवलप हुई थी और वर्तमान में यहां घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र है। इसके बाद कालीबंगा शब्द का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। यह भी बहुत सिंपल सा पॉइंट है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कालीबंगा जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा के खोजकर्ता अगर पूछे जाते हैं तो कालीबंगा के खोजकर्ता हैं अमलानंद घोष। ये पॉइंट याद रखेंगे, अमलानंद घोष जो हैं वो कालीबंगा सभ्यता के खोजकर्ता हैं। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पे, कालीबंगा का उत्खनन कार्य। कालीबंगा में उत्खनन कार्य जो किया है वो बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे, ऐसे कुछ लोग इसमें जुड़े हुए हैं। इन विद्वान लोगों के सानिध्य में यहाँ कालीबंगा का उत्खनन कार्य किया गया है। आहड़ सभ्यता का पॉइंट है। आहड़ सभ्यता को प्राचीन काल में ताम्बवती, आघाटपुर एवं धूलकोट के नाम से जाना जाता था। एक बहुत बड़ा टीला यहां प्राप्त हुआ है जिसको धूलकोट कहते हैं। इसी सभ्यता को आघाटपुरी कहते हैं। इसी सभ्यता को ताम्बवती नगरी कहा जाता है, ताम्बवती नगरी।
ताम्रवती कहा जाता है और इसी सभ्यता को ताम्रवती कहा जाता है। आहड़ सभ्यता से संबंधित पॉइंट है। आहड़ सभ्यता जो है वो बेड़च नदी के किनारे स्थित है, यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कालीबंगा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि आहड़ सभ्यता जो है वो ग्रामीण सभ्यता थी। आहड़ सभ्यता में संयुक्त परिवारों के रहने के अवशेष भी प्राप्त होते हैं, क्योंकि एक साथ ही खाना बनाने के बहुत सारे चूल्हे यहाँ प्राप्त हुए हैं। तो आहड़ सभ्यता जो है वो संयुक्त परिवार प्रथा वाली एक ग्रामीण सभ्यता थी। कालीबंगा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, यहाँ किले के प्रमाण प्राप्त होते हैं और दोहरा परकोटा यहाँ प्राप्त हुआ है। कालीबंगा एक व्यवस्थित बसी हुई नगरीय सभ्यता का प्रमाण है। आगे बात करते हैं तो आहड़ के उत्खनन के दौरान अनाज रखने के मृद भांड, मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, जिनको गोरे एवं कोट कहा गया है। ये क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ है, गोरे एवं कोट क्या हैं? तो गोरे एवं कोट मिट्टी के पात्र हैं, मृद भांड हैं, जो अनाज भरने के काम आते थे, अनाज रखने के काम आते थे, और ये आहड़ सभ्यता के लोगों द्वारा काम में लिए जाते थे। तो आहड़ के उत्खनन से ये प्राप्त हुए हैं। आहड़ सभ्यता में एक विशेष शैली के बर्तन प्राप्त होते हैं, लाल एवं काले मृदभांड प्राप्त होते हैं, इसलिए आहड़ सभ्यता काले एवं लाल मृदभांडों वाली संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। ये पॉइंट हमें याद रखने हैं। कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। राजस्थान की एक प्रसिद्ध सभ्यता गिलूंड सभ्यता राजसमंद जिले में है और ये बनास नदी के तट पर है। 3 पॉइंट एक साथ, गिलूंड सभ्यता, जिला पूछा जाए राजसमंद और नदी पूछी जाए बनास नदी। इसके बाद बागोर सभ्यता, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे स्थित है, यह पॉइंट याद रखना है। बागोर सभ्यता भारत में बागोर सभ्यता जो है यहाँ भारत के सबसे पुराने पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो ये बागोर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, जो भीलवाड़ा में स्थित है। विराट सभ्यता या बैराट सभ्यता जिसको हम कह सकते हैं, बैराट सभ्यता की खोज एवं उत्खनन कार्य दयाराम साहनी द्वारा करवाया गया। दयाराम साहनी जी का नाम ध्यान रखेंगे, बैराट सभ्यता से संबंधित हैं। बैराट सभ्यता की खोज का कार्य, इनके उत्खनन का कार्य किसके द्वारा करवाया गया है? दयाराम साहनी जी के द्वारा करवाया गया है। विराटनगर की जो पहाड़ियां हैं, यहाँ गणेश डूंगरी, बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी इत्यादि प्रकार की डूंगरी जो हैं, पहाड़ियां जो हैं, पहाड़ियों के टुकड़े जो हैं, यहाँ पर सभ्यता प्राप्त हुई है। यानी सभ्यता की बसावट जो है, सभ्यता के साक्ष्य जो हैं, वो गणेश डूंगरी से प्राप्त होते हैं, बीजक की डूंगरी से प्राप्त होते हैं, भीम डूंगरी से प्राप्त होते हैं। यहाँ तक ये सभ्यता फैली हुई है। बैराट की बीजक डूंगरी से 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने सम्राट अशोक के भाब्रू शिलालेख की खोज की थी। ये भाब्रू शिलालेख सम्राट अशोक से संबंधित है। किसके द्वारा खोजा गया? कैप्टन बर्ट के द्वारा खोजा गया, और बैराट में बीजक की डूंगरी से ये प्राप्त हुआ है। ये तथ्य हमें याद रखना है। गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता जो है वो नीम का थाना जिले में स्थित है। पहले गणेश्वर सीकर में था, अभी वर्तमान में जिले नए बनने के बाद नीम का थाना में गणेश्वर स्थल है। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना जिले में स्थित है। गणेश्वर सभ्यता जो है वो कांतली नदी के किनारे पर है। गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। यह है राजस्थान जीके का, राजस्थान की सभ्यताओं का एक बहुत ही ट्रेडिशनल लगातार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ताम्रवती सभ्यताओं की जननी कहलाने वाली सभ्यता कौन सी है? इसका आंसर है गणेश्वर सभ्यता। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं आगे। सोथी जो है, सोथी सभ्यता जो बीकानेर में है, सोथी सभ्यता को एक नाम दिया हुआ है कालीबंगा प्रथम। कालीबंगा प्रथम के नाम से जानी जाने वाली सभ्यता, उपनाम कालीबंगा प्रथम उपनाम कौन सी सभ्यता का है? सोथी सभ्यता का उपनाम है। इसके बाद चंद्रवरदाई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में राजपूतों को अग्निकुंड से उत्पन्न बताया है। राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो में क्या दिया है? उन्होंने कहा कि राजपूतों की उत्पत्ति जो हुई है वो किससे हुई है? वशिष्ठ मुनि के आबू पर्वत पे किए गए यज्ञ से, अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति हुई है। प्रतिहार स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते हैं और सूर्यवंशी या रघुवंशी मानते हैं। ये प्रतिहार वंश से संबंधित पॉइंट है। प्रतिहार स्वयं को लक्ष्मण का वंशज, सूर्यवंशी या रघुवंशी मानते हैं, जो गुर्जरत्रा क्षेत्र में निवास करते थे। पॉइंट भी है, गुर्जरत्रा प्रदेश की राजधानी भीनमाल जालौर थी। गुर्जरत्रा जो है, गुजरत्रा क्षेत्र जो है वो
गुर्जर समुदाय से संबंधित क्षेत्र है, यहीं से गुर्जर प्रतिहार नाम आगे निकल के आता है। तो गुर्जरत्रा प्रदेश की जो राजधानी थी वो भीनमाल जालौर थी। गुर्जर प्रतिहारों की प्राचीनतम शाखा मंडौर शाखा है। मंडौर जो जोधपुर में है। गुर्जर प्रतिहारों की प्राचीनतम शाखा कौन सी शाखा है? मंडौर शाखा है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक पूछा जाए तो हरिश्चंद्र को माना जाता है। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक, गुर्जर प्रतिहार वंश के गुरु, प्रतिहारों का गुरु, प्रतिहारों का आदि पुरुष, प्रतिहारों के मूल पुरुष और संस्थापक, ये सारे नाम अगर पूछे जाते हैं, उपनाम दिए जाते हैं, तो इसका आंसर होता है हरिश्चंद्र। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र हैं, प्रतिहारों का गुरु हरिश्चंद्र, प्रतिहारों के आदि पुरुष हरिश्चंद्र जी और प्रतिहारों के मूल पुरुष भी हरिश्चंद्र जी हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नागवट प्रथम, नागवट प्रथम को नागावलोक के नाम से जाना जाता है। यह इनकी उपाधि है, नागावलोक के नाम से जाना जाता है। विस्तृत जानकारी वीडियो में उपलब्ध करवा दी जाएगी। यहाँ रैपिड रिवीजन के हिसाब से हम फास्ट कुछ चीजों का रिवाइज कर रहे हैं। तो नागवट प्रथम जो है इनको नागावलोक के नाम से जाना जाता है। मिहिर भोज जो गुर्जर प्रतिहार वंश के सबसे प्रतापी शासक हुए, सबसे ज्यादा नाम कमाने वाले शासक हुए, सबसे ज्यादा फेमस शासक हुए, मिहिर भोज। मिहिर भोज जो शब्द है इसका अर्थ होता है सूर्य का प्रतीक। मिहिर भोज कौन है? तो राजा मिहिर भोज जो हैं इनका काल गुर्जर प्रतिहार वंश का चरम उत्कर्ष काल था। मिहिर भोज के समय ही गुर्जर प्रतिहार वंश ने सर्वाधिक उन्नति, सर्वाधिक उत्कर्ष प्राप्त किया। मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश में सबसे शक्तिशाली राजा थे। मिहिर भोज को प्रभास के नाम से, आदिवराह के नाम से एवं चक्रवर्तियों की उपाधियों के नाम से जाना जाता है। सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है आदिवराह। आदिवराह के नाम से जो मिहिर भोज, आदिवराह के नाम से जो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक जाने जाते हैं उनका नाम है मिहिर भोज। चौहान प्रारंभ में गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। यहाँ चौहान वंश से संबंधित पॉइंट है। सबसे पहले चौहान जो थे, चौहान वंश के लोग जो थे वो गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे और बाद में ये शासक बने। चौहानों की प्रारंभिक राजधानी जो है वो अहिछत्रपुर थी। अहिछत्रपुर जो है वर्तमान में नागौर का क्षेत्र है। तो अहिछत्रपुर प्रारंभ में इनकी राजधानी थी चौहान वंश की। सपादलक्ष जो है सांवर क्षेत्र, सपादलक्ष की राजधानी शाकंभरी थी जिसे वर्तमान में सांभर कहा जाता है। तो चौहानों का सबसे प्रारंभिक केंद्र पूछा जाए तो अहिछत्रपुर है। इसके बाद सांभर में सर्वप्रथम चौहानों ने अपने चौहान वंश की नींव रखी। ये सपादलक्ष क्षेत्र था जिसकी राजधानी शाकंभरी या सांभर रही और वर्तमान में इसको सांभर के नाम से ही जाना जाता है। सिंपल से कुछ पॉइंट हैं। चौहानों की कुल देवी पूछी जाती हैं तो शाकंभरी माता है। शाकंभरी माता चौहानों की कुल देवी हैं। चौहानों की इष्ट देवी पूछी जाती हैं तो जीर्ण माता का नाम आता है। ये पॉइंट याद रखेंगे। जीर्ण माता जो है वो इष्ट देवी हैं और शाकंभरी माता जो हैं वो चौहानों की कुल देवी हैं। सांभर के चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव चौहान हैं। नाडौल के चौहान वंश के संस्थापक लक्ष्मण देव चौहान हैं। जालौर के चौहान वंश के संस्थापक कीर्तिपाल चौहान, जिनको कीतू के नाम से जाना जाता है। और रणथंबोर में जो चौहान वंश की स्थापना की है वो गोविंदराज प्रथम ने की है। गोविंदराज प्रथम जो पृथ्वीराज चौहान के बेटे थे। पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज ने 1194 ईस्वी में और रणथंबोर में इस रियासत की स्थापना की, चौहान वंश की स्थापना की। सिरोही क्षेत्र में चौहान वंश के संस्थापक जो हैं वो लुम्बा चौहान हैं। चौहान वंश का संस्थापक पूछा जाए, चौहान वंश के संस्थापक या चौहान वंश के मूल पुरुष या आदि पुरुष पूछे जाएं तो नाम है वासुदेव चौहान। चौहान वंश के प्रारंभ करने वाले राजस्थान में संस्थापक पूछे जाते हैं तो वासुदेव चौहान का नाम आता है। 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की नींव रखी थी। आगे बात करें तो चौहान वंश में एक शासक थे अजयराज। इन्होंने 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना की, जिसे अजमेर नगर की स्थापना की और यहीं पर इन्होंने दुर्ग का निर्माण करवाया, अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया। इसी वंश के शासक अर्णोराज ने अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया। अजयराज हुए, अर्णोराज हुए। अर्णोराज के दरबार में दो प्रसिद्ध साहित्यकार रहते थे जिनके नाम है देवबोध एवं धर्म घोष। ये पॉइंट याद रखना है। देवबोध एवं धर्म घोष जो साहित्यकार हैं वो चौहान वंश के किस शासक के दरबार में थे? तो ये अर्णोराज के दरबार में थे। अर्णोराज के बड़े बेटे जगदेव ने अर्णोराज की हत्या कर दी थी।
इसलिए जगदेव को चौहानों में पितृहंता कहा जाता है। पितृहंता जो पिता की हत्या करने वाला हो, पिता की हत्या करने वाले हैं चौहान वंश में, पितृहंता कहलाते हैं। जगदेव नाम है इनका। विग्रहराज चतुर्थ बड़े प्रतापी शासक हुए। विग्रहराज चतुर्थ को इतिहास में बीसल देव के नाम से जाना जाता है। अजमेर के चौहान वंश में उत्पन्न हुए विग्रहराज चतुर्थ और इन्हें बीसल देव के नाम से जाना जाता है। विग्रहराज चतुर्थ का जो समय है कला एवं साहित्य की दृष्टि से चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है। स्वर्ण काल कहलाता है चौहानों का। इसी से पता चल जाता है कि विग्रहराज कितने प्रतापी और वीर शासक हुए होंगे। तो विग्रहराज चतुर्थ का समय, बीसल देव का समय चौहानों का स्वर्ण काल था। जयानक भट्ट ने विग्रहराज को कवि बांधव की उपाधि दी है या इनको कटिबंधु कहा जाता है। कवि बांधव के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से शासक कवि बांधव कहलाते हैं? तो विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव कवि बांधव के नाम से जाने जाते हैं। ये सारे पॉइंट्स हम लगातार पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू हैं, और मेरा कहना आपसे ये है कि ये जो सारे पॉइंट्स इतिहास के आपको दिए जा रहे हैं पुराने पेपर से लिए हुए सारे पॉइंट्स हैं, और आपका समय नहीं बिगड़े इसके लिए हमने वन लाइनर के रूप में इनको तैयार किया है। आप लगातार इन पे फोकस करिए और सीरीज जारी रहेगी। आपको इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।